तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कौन सा वंश, गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और गुप्त वंश में जो है प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने दो प्रसिद्ध शासकों के बारे में चर्चा किया था, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उसी का पुत्र हुआ कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम कल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी गुप्त वंश के और आगे के जो बाकी शासक हुए, है ना, गुप्त वंश को आगे बढ़ाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और गुप्त वंश के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट शासक, नेक्स्ट रूलर के बारे में। तो नेक्स्ट रूलर कौन है प्यारे दोस्तों, जो समुद्रगुप्त के बाद बना शासक रामगुप्त, है ना। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए थे, कौन कौन, एक तो रामगुप्त जो बड़ा था और दूसरा छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त जो है उसका शासन काल कितने वर्षों का माना जाता है, 5 वर्षों का, 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक की जो है कार्य शासन काल इसका रहा था, किसका, रामगुप्त का। तो अगर रामगुप्त की बात करें प्यारे दोस्तों, तो रामगुप्त कैसा शासक था, एक बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म का जो है शासक था, कौन, रामगुप्त, है ना। और इस रामगुप्त के बारे में जो है प्यारे दोस्तों जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है हमें रामगुप्त के बारे में, एक नोबल है ना, जो जिसका नाम क्या है, देवी चंद्रम, है ना, देवी चंद्र गुप्तम, क्या, देवी चंद्र गुप्तम नामक जो एक नोबल है, ड्रामा है ना, जिसके रचनाकार कौन है, विशाख दत्त, है ना। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्र गुप्तम नामक जो है नोबल लिखा गया था, नाटक लिखा गया था, है ना। नोबल को क्या कहते हैं, ड्रामा, नाटक। तो ये क्या है, एक नाटक है, कौन, देवी चंद्र गुप्तम, जिसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त। और इन्हीं विशाख दत्त के जो ये देवी चंद्र गुप्तम नामक नोबल है, इसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, रामगुप्त के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इस देवी चंद्र गुप्तम में जो है बताया गया है कि रामगुप्त की पत्नी का जो है नाम क्या था, ध्रुव देवी था। मतलब कि ध्रुव देवी के साथ जो है इसकी शादी की गई थी, किसकी, रामगुप्त की, है ना। लेकिन जो है ये ध्रुव देवी जो है रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी और उसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त उससे प्यार करती थी, है ना। किससे प्यार करती थी, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त से प्यार करती थी, है ना। और फिर जब ये रामगुप्त का शासन चल रहा था, तो इसके शासन काल में ही जो प्यार दोस्तों शकों का जो है इस पर आक्रमण हुआ। शकों ने जो है इस रामगुप्त के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, अटैक किया। और आक्रमण के दौरान जो है मांग रखी, किसके, क्या चीज मांग रखी, ध्रुव देवी को जो है सौंपने की मांग रखी, है ना। शकों ने आक्रमण करके कहा कि जो है युद्ध समाप्ति के बदले जो है आपको क्या देना होगा, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को जो है शकों को समर्पित करना होगा, है ना। और इस तरह से युद्ध शांत होगा या फिर रोका जाएगा। तो वो बहुत ही डरपोक और क्या था, कमजोर शासक था। तो उसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त, उसको ये बात पसंद नहीं आई, है ना। और उसने सारा युद्ध का मतलब कि दारोमदार अपने हाथ में लिया, है ना, पूरा कार्यभार अपने हाथों में लिया। और क्या किया, शकों को पराजित करके अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, है ना। क्या किया, शकों को पराजित कर दिया और फिर रामगुप्त जो उसका बड़ा भाई था उसकी भी हत्या कर दिया। और फिर गुप्त वंश का अगला शासक बन गया, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो ये बात हमें पता चलता है किससे, देवी चंद्र गुप्तम से, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा स्रोत है जो रामगुप्त के बारे में जानकारी देता है, वो कौन है, दूसरा स्रोत वो है एरन अभिलेख,
कौन, एरन अभिलेख, जिसमें जो है रामगुप्त के बारे में जो है जानकारी मिलता है। तो इसमें क्या जानकारी मिलता है कि रामगुप्त जो था उसका एक सेनापति हुआ करता था, है ना। रामगुप्त का एक क्या हुआ करता था, सेनापति, जिसका नाम था गोपराज, है ना, गोपराज। तो गोपराज जो था, इसकी जो पत्नी थी, है ना, इसकी पत्नी का जो उल्लेख है भारत के प्रथम सती के रूप में मिलता है। मतलब कि युद्ध के दौरान जो है गोपराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसी मृत्यु के शोक में जो है, इसकी मृत्यु के शोक में, विडंबना में, इसकी जो पत्नी थी उसने क्या कर लिया था, इसकी चिता में खुद को सती कर लिया था। मतलब कि इसकी जलती चिता में खुद भी अपनी जान को न्यौछावर कर दी थी, या फिर उस चिता में खुद लेट गई थी, है ना। तो प्रथम भारत में जो है प्रथम सती का जो है साक्ष्य या भी कह सकते हैं सबूत में कहाँ मिलता है, इसी एरन अभिलेख में मिलता है ना, जिसमें जो है रामगुप्त की जानकारी हमें देखने को मिलती है कि रामगुप्त का ही जो है क्या था, सेनापति हुआ करता था, कौन, गोपराज, और प्रथम सती जो थी वही गोपराज की क्या थी, पत्नी भी हुआ करती थी। तो इस तरह से रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो फर्स्ट नाटक में हमने देखा था कि रामगुप्त की हत्या उसके भाई चंद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया था, है ना। तो अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त जो है पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त, है ना, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर अभी पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है एक ही वंश के हुआ करते थे, गुप्त वंश के, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है, शासनकाल कितना से कितना रहा, 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक का रहा। तो अगर बात करें गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का जो है सबसे महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना। चंद्रगुप्त सेकेंड जो है गुप्त वंश का सबसे महान शासक जो है माना जाता है। और साथ ही साथ ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम कौन कौन से उसके, देवगुप्त, देवराज और देवश्री, है ना। देवगुप्त, देवराज और देवश्री जो है अन्य नामों से जाना जाता है किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और सबसे महान शासक क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है गुप्त वंश का सबसे ज्यादा विकास जो है इसी के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है गुप्त वंश का सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, विकास हुआ। और अपने जो है साम्राज्य विस्तार के लिए जो है ये क्या करता था, तीन तरह की नीति बोल रहे, वो तो समुद्रगुप्त की नीति थी। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए, गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है ये जो नीति अपनाता था वो कौन सा नीति होता था, वैवाहिक संबंध और विजय अभियान का जो है सहारा लेता था, कौन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और साथ ही साथ इसने जो है अपने लिए कौन कौन सा उपाधि धारण किया था, है ना। तो ये तीन प्रमुख उपाधि धारण किया था, एक था विक्रमांक, दूसरा विक्रमादित्य और तीसरा था परम भागवत, है ना। तो क्या क्या उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, एक तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, ये तीन उपाधि धारण किए हुए था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बात करें कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो उसकी राजधानी हुआ करती थी, तो राजधानी उसका क्या था, पाटलिपुत्र, है ना, और दूसरी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। पाटलिपुत्र प्रथम मुख्य और दूसरा राजधानी क्या हुआ करता था, उज्जैन। ओके, तो इस तरह से चंद्रगुप्त का समय शासनकाल चल रहा था। और बात करें चंद्रगुप्त के बारे में तो भारतीय इतिहास में जो है ये ऐसा प्रथम शासक माना जाता है जिसके दरबार में 9 क्या थे, नवरत्न पाए जाते थे, या फिर नवरत्न को ये अपने दरबार में रखता था, है ना, 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट। तो बात करें कि दरबार में नवरत्न रखने वाला इतिहास का प्रथम शासक कौन था, यही चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। और इसी तरह के अगर नोट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रमुख शासक रहे जिसके दरबार में इसी तरह के नवरत्न या फिर रत्न या फिर विद्वान लोग रहा करते थे। तो बात करें तो
अकबर जो हुआ करता था मुगल साम्राज्य का शासक, उसके दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, है ना। और जो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के, उनके भी दरबार में जो है अष्ट प्रधान हुआ करते थे। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का जो है शासक था, महान शासक, उसकी बात करें तो उसके भी दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। और जहांगीर की बात करें मुगल शासक, तो इसके भी दरबार में अष्ट छाप हुआ करते थे। तो इस तरह से कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमें जाननी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना। चंद्रगुप्त सेकेंड जो था, द्वितीय जो था, उसके कौन कौन से नवरत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स कौन कौन थे। तो बात करें 9 जेम्स की, तो प्रथम में है कि अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह क्या था? एक संस्कृत कोषगार हुआ करता था, है ना। एक संस्कृत क्या हुआ करता था? कोषगार। कोषगार कहने का मतलब है कि शब्द का भंडारण करना, जैसे डिक्शनरी होता है ना, तो उस तरह से संस्कृत भाषा का जो है कोषगार हुआ करता था। कौन? ये अमर सिंह। ओके। और इसने जो है एक संस्कृत शब्दकोश की जो है रचना की थी। वो कौन सा था शब्दकोश? अमरकोश, है ना। उसका नाम भी क्या रखा था? अमरकोश, जो एक क्या था? संस्कृत शब्दकोश। अगर बात करें दूसरे नवरत्न की, है ना, दूसरे रत्न की, तो वो कौन थे? कालिदास। तो कालिदास क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे, है ना। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इन्हीं कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तीसरा रत्न धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी, जो एक क्या हुए? महान चिकित्सक थे, है ना। हरिसेन, ये भी एक क्या थे? महान कवि एवं लेखक हुआ करते थे। और इसी हरिसेन ने जो है प्रयाग स्तंभ में प्रयाग परिस्थिति का जो है वर्णन किया था, है ना। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और छपनक। छपनक क्या था? एक महान ज्योतिष शास्त्री, है ना। ज्योतिष शास्त्री मतलब भविष्यवाणी करने वाला जो है, उसी को ज्योतिष शास्त्री कहते हैं। तो एक महान ज्योतिष शास्त्री हुआ करते थे। कौन? छपनक। अगर शंकु की बात करें, तो शंकु जो क्या हुआ करते थे? महान स्थापत्यकार। क्या? महान स्थापत्यकार मतलब कि आर्किटेक्ट, आज के जमाना में कहें तो बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर, है ना। तो महान स्थापत्यकार हुआ करते थे। कौन? शंकु। और 7वें रत्न की बात करें तो वे थे वराह मिहिर। कौन? वराह मिहिर, जो एक क्या थे? महान खगोल शास्त्री। क्या थे? महान खगोल शास्त्री, मतलब कि दुनिया ब्रह्मांड के बारे में खोज करने वाले। और 8वें रत्न की बात करें तो 8वें रत्न थे वर रुचि। कौन? वर रुचि, ये भी क्या थे? एक कवि और लेखक हुआ करते थे। और इन्होंने जो है प्राकृत भाषा में जो है एक जो है, या फिर कह सकते हैं प्राकृत भाषा का जो है प्रथम व्याकरण लिखने का काम किया था। प्रथम व्याकरण लिखा था कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का। ओके। और एक और 9वें जो है रत्न की बात करें तो वे थे बेताल भट्ट। कौन? बेताल भट्ट, ये क्या हुआ करते थे? एक महान जादूगर हुआ करते थे। क्या? महान जादूगर। कौन था? बेताल भट्ट, है ना। और बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इसने जो है अपने शासन काल में जो सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों का क्या नाम था? व्याघ्र सिक्के। क्या? इसने अपने शासन काल में जो है व्याघ्र सिक्के चलवाए। और यही रुद्रसेन द्वितीय है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और जाना है कि रुद्रसेन थर्ड की जो है इसने क्या की थी? हत्या की थी। किस कारण से की थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आप जरूर वीडियो में जाकर के देखिए तो पता चलेगा प्लेलिस्ट से। तो ये जो है रुद्रसेन थर्ड, इसकी हत्या करके शक वंश का जो है अंत भी किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। और शकों को जो है, शक वंश का जो है अंत करने के बाद इन्होंने जो है किसका उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और बात करें विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण करने वाले जो इंडिया में शासक थे, भारत में शासक थे, वो टोटल 14 थे। कितने शासक हुआ करते थे? हुए थे 14 शासक जो है भारतीय इतिहास में ऐसे थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और प्रथम शासक जो थे कौन थे? यही चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अंतिम शासक जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे वो कौन थे? हेमू, है ना। कौन? हेमू, जो दिल्ली का जो है अंतिम हिंदू शासक था। क्या था? दिल्ली का
अंतिम हिंदू शासक कौन? हेमू, है ना। और इसका पूरा नाम क्या हुआ? हेमूचंद्र विक्रमादित्य। क्या? हेमूचंद्र विक्रमादित्य जो है इसका पूरा नाम पड़ा। तो इस तरह से प्रथम शासक जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अंतिम शासक हेमू, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, है ना, जिसका पूरा नाम क्या था? हेमूचंद्र विक्रमादित्य। तो इस तरह से हम चंद्रगुप्त के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आगे बात करें प्यारे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है और क्या क्या चीजें हुई। तो 399 ईस्वी में जो है किसका आक्रमण हुआ? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है भारत में आया, है ना। फाहियान जो क्या था? एक चीनी यात्री था, चीनी ट्रेवलर था, है ना। वो इसके शासनकाल में ही भारत आया। कब? 399 ईस्वी में। और 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। कुल मिलाकर के 15 साल तक जो है ये भारत में रहा था। कौन? फाहियान, है ना। और फिर इसने जो है अपनी यात्रा वृतांत में जो है यात्रा का जो है वर्णन किया जाता है यात्री के द्वारा। तो जो यात्रा वृतांत इसका है उसमें इसने मध्य प्रदेश को जो है ब्राह्मणों का देश कहा है। क्या कहा है? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश माना है। और बात करें कि जो धर्म था हिंदू धर्म, है ना, उसका सर्वाधिक विकास जो है प्रचार प्रसार जो है किसके शासनकाल में हुआ था? इसी गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, है ना। तो गुप्त वंश काल में जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म जो हिंदू धर्म का जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, बहुत ज्यादा अनुयायी हुआ करते थे। इसके शासनकाल में, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन हिंदू धर्मों का जो है क्या हुआ था? खूब ज्यादा विकास हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। ओके, बात करें कि गुप्त वंश काल में से ही क्या था? हिंदू धर्म की जो देवी देवताएं हैं, है ना, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजे जाने का साक्ष्य मिलता है ना। तो गुप्त वंश से ही क्या साक्ष्य मिलता है, क्या सबूत मिलता है कि हिंदू धर्म में जितने भी भगवान है, गॉड है ना, देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्तियां बना करके उनको पूजे जाने का, है ना, पूजा करने का साक्ष्य सबूत मिलता है। कौन से काल से? इसी गुप्त वंश के काल से। तो अगर बात करें कि भारत में जो है प्रथम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? इसी गुप्त वंश में जो है हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। और उस मंदिर का क्या नाम था? दशावतार मंदिर, है ना, जो कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ओके, अब बात करें कि साथ ही साथ ये तो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई ही जाती थी और उनका पूजा किया जाता था गुप्त वंश में। तो साथ बात करें जो गंगा नदी है और यमुना नदी है ना, तो गंगा और यमुना की भी मानव रूप में मूर्तियां गुप्त काल से ही बननी शुरू हुई थी, है ना। कौन से काल से? गुप्त काल से। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों किसके बारे में? आज रामगुप्त, है ना, जो समुद्रगुप्त का बेटा था, और ये चंद्रगुप्त, ये भी समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। तो इसके बारे में जो है पूरा इतिहास, पूरा कहानी हमने आज देखा। जो मुख्य बिंदु होती हैं, जो मुख्य बातें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारे से इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद जो शासक होंगे गुप्त वंश के, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।